दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों का जेएनयू प्रेसिडेंट होने के नाते क्रांति का इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, बतौर प्रेसिडेंट ये मेरा आखिरी भाषण है। इसके बाद कल जेएनयू में चुनाव है, जेएनयू का नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो मेरे लिए ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इतिहास को उठाकर देखता हूं और बंगाल के इतिहास को देखता हूं तो एक बात समझ में आती है। पुनर्जागरण की आवाज जहां से मिली है, देश के अंदर आजादी के आंदोलन को जहां से एक मजबूत आवाज दी गई है, वहां खड़ा होकर अपनी आजादी की समझदारी को डिफाइन करना, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। दोस्तों, माफ कीजिएगा, मुझे बांग्ला नहीं आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कलकत्ता के और बंगाल के दूसरे हिस्से के, जिनसे मैं बंगाली गीत सुनते रहता हूं। मसलन तोमर घरे बसत करे और तमाम तरह के गाने, एकला चलो रे, लेकिन कभी बंगाली सीख नहीं पाया। तो मैं आपसे माफी चाहते हुए अपनी बात को हिंदी में ही रखना चाहूंगा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसकी इजाजत देंगे। दोस्तों, आज जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, विधायक, पूर्व सांसद मौजूद हैं, तो मैं आरएसएस से अपनी बात नहीं शुरू करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को लेफ्ट से शुरू करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, पहली बार ऐसा मौका है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हमारे साथ मंच शेयर कर रहे हैं। अच्छा मौका है, यहां आलोचना की जा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रशिया नहीं रहा तो बंगाल क्यों बचता, और अगर बंगाल नहीं बचा तो हिंदुस्तान के अंदर फिर लेफ्ट मूवमेंट की क्या होगी। इस बात पे हमको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। और बंगाल के बारे में मैं एक बात सोचता था कि बंगाल में विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है, शायद होगा भी, लेकिन मंच पे आकर के मुझे ये महसूस नहीं हुआ। आप देखिए कि मंच पे एक भी महिला नहीं बैठी हुई है। हम इस बात को जब तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारी गलती क्या है, हम तब तक आरएसएस की सिर्फ और सिर्फ आलोचना करके उसको नहीं हरा सकते हैं। इसीलिए मैं इस आलोचना के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि क्या होता है लेफ्ट होने का मतलब। लेफ्ट होने का मतलब होता है आधी आबादी के लिए संघर्ष करना, जेंडर जस्टिस को समाज के अंदर इंश्योर करना। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम लेफ्ट नहीं हैं। लेफ्ट का मतलब होता है जो मुफलिस लोग हैं, जिनको हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, गरीब कहते हैं, किसान कहते हैं, मजदूर कहते हैं, उनके हकूक की लड़ाई लड़ना, अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम लेफ्ट नहीं हैं। आज जब मैं यहां आया तो कुछ पत्रकारों ने एक सवाल पूछा मुझसे कि बताइए, सीपीएम कांग्रेस के साथ चली गई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं, सीपीएम का एक स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। सीपीएम किस समझदारी के साथ कांग्रेस के साथ गई है, ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको कॉमरेड सीताराम येचुरी से पूछना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप कहते हैं कि दुनिया में फासिज्म आ रहा है, अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक फासीवाद का खतरा बढ़ा है, मुझे लगता है तब हमको जॉर्ज दिमित्रियोव को पढ़ने की जरूरत है। तब हमको यह समझने की जरूरत है कि लेफ्ट और सोशल डेमोक्रेट अगर एक साथ नहीं आएंगे तो आप हिटलर जैसी शक्तियों को नहीं हरा सकते हैं। ये एक आइडियोलॉजिकल सवाल है। लेकिन क्या करें, एक बड़े पुराने कॉमरेड हैं, जेएनयू से ही पढ़े हैं, बड़े नेता हैं, कहते हैं
कि बीजेपी ऑथोरिटेरियन है, फासिस्ट नहीं है। कॉमरेड, अगर आपको लड़ना नहीं है तो रिटायरमेंट लेकर के न्यूयॉर्क चले जाइए, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। हम समझते हैं कि इस देश के अंदर महज मांस के लिए, देखिए अखलाक के साथ क्या हुआ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि एक इंसान मारा गया। हमारी प्रिय मीडिया बहस कर रही थी कि मांस गाय का था कि बकरे का था। बताइए, मांस गाय का हो या बकरे का हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि एक जिंदा इंसान को उसके लाश में बदल दिया गया। कौन सा ज्यादा जरूरी सवाल है? आप बताइए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक विद्यार्थी को परेशान करके, मेरी बात मत मानिए, एक लड़का एबीवीपी छोड़ दिया। जो एबीवीपी का कार्यकर्ता था, उसने चिट्ठी लिख करके कहा है कि किस तरीके से रोहित वेमुला को घेर करके मार दिया गया। जब एक दलित को मार दिया जा रहा है, तब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको क्यों मारा गया। यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो दलित है कि पिछड़ा है। अब बताइए, दलित हो या पिछड़ा हो, एक जिंदा इंसान को पंखे में लटकने के लिए विवश कर दिया जाता है और आपको उसकी जाति की पड़ी हुई है। एमएचआरडी चिट्ठी लिख करके कहती है कि रोहित वेमुला दलित नहीं पिछड़ा था। अरे छोड़ दीजिए, रोहित वेमुला दलित था या पिछड़ा था, उसकी मौत क्यों हुई, उसका जिम्मेवार कौन है, उसको जेल में पहुंचाइए। ये सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। देखिए कि ऊना के अंदर क्या हुआ। दिन दहाड़े गौ रक्षा के नाम पर दलितों को पीटा गया। बात सिर्फ ऊना की नहीं है, आपका ही हिस्सा रहा होगा कभी बिहार, और बिहार का हिस्सा रहा है झारखंड। वहां पर फांसी पर लटका दिया गया, मार करके पेड़ पे लटका दिया गया। कॉमरेड, जब दलितों को मारा जा रहा है, जब लोगों से उनकी बोलने की आजादी छीनी जा रही है, महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि विदेश से जो महिला भारत घूमने आएंगी उनका ड्रेस कोड डिसाइड करेंगे। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 16 दिसंबर के अंदर जब रेप की घटना हुई तो आरएसएस का बयान आया कि बलात्कार इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता है। इस तरह की जब बयानबाजी की जाती है, जहां महिलाओं को मारा जा रहा है, जहां विद्यार्थियों से उसकी शिक्षा छीनी जा रही है, जहां दलितों को मारा जा रहा है, जहां अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, बताइए मुझे, इसको फांसीवाद नहीं कहेंगे तो किसको फांसीवाद कहेंगे? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। और जब फांसीवाद समझ में आ गया तो उसकी लड़ाई भी समझ में आ जाएगी। और ये लड़ाई, मुझे गर्व है इस बात का कि इस लड़ाई को बंगाल के अंदर भी लड़ा जा रहा है। हम लोग जेएनयू के अंदर बैठ करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब होक्कलोरो मूवमेंट चलाया गया, उससे अपना इंस्पिरेशन लेते हैं। जब जेएनयू के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जादवपुर यूनिवर्सिटी के तस्वीर के ऊपर फोटोशॉप करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, तब हम उस दर्द को समझ पाते हैं। क्योंकि हमको इसी तरीके से डॉक्टर्ड वीडियो बना करके देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना सेडिशन नहीं है। और पुलिस के पास कोई तर्क नहीं है। अभी मुझे रेगुलर बेल मिल गया है और पुलिस की तरफ से कोई विरोध नहीं आया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपने 56 इंच के सीने वाले मोदी जी से। मोदी जी, अगर मैं देशद्रोही हूं और आपके पास सबूत है, तो आप सबूत न्यायालय में पेश क्यों नहीं करते? आप ये साबित क्यों नहीं करते कि हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है? और मैं, आपके पास 56 इंच का सीना हो ना हो, लेकिन हमारे पास 56 इंच से ज्यादा बड़ा सोच जरूर है। और हम उस सोच से आपको कहते हैं कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं और आरएसएस के खिलाफ रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। और हम बार बार बोल रहे थे कि देखिए, बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाएगा, और बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा गया है। क्या हुआ? मुझे याद है
16 मई को जब शपथ ग्रहण होने वाला था तो हमने एक फेसबुक स्टेटस लिखा था कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है और हमने प्रधानमंत्री नहीं कोई सीईओ चुन लिया है। आज उसका नतीजा हमारे सामने है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री एक छटे हुए कंपनी के सिम का प्रचार करते हैं। आप देख लीजिए वो देश को कहां ले जा रहे हैं। और पहले क्रिकेट रणनीति हुआ करती थी, आजकल ढोल बजाओ रणनीति चल रही है। बहुत बढ़िया मोदी जी, लोग महंगाई से मर रहे हैं, दलितों को हत्या की जा रही है, विद्यार्थियों से उनका स्टाइफन छीना जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और आप अफ्रीका में जाकर के ढोल बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, जब नीरो नहीं रहा तो मोदी भी नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान के जमहूरियत का इतिहास है। ये इतिहास मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारे सामने एक गंभीर सवाल है। सवाल क्या है कि हम इस देश के अंदर अपनी राजनीति को कैसे देखते हैं, हम जहां खड़े हैं उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप किसान का बेटा हैं, बताइए नंदीग्राम सिंगूर पे जो फैसला आया है उस पे आपका क्या पोजीशन है। हमने कहा हम तो अपना पोजीशन क्लियर कर देंगे, आप मुझे बता दीजिए कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता? इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसकी जमीन और उसका फसल ही उसके गले की फांसी का फंदा बन चुका है। क्या होता है हमारे साथ? हमारे साथ होता यह है कि बमुश्किल हम कर्ज लेकर के अनाज उपजाते हैं और जब अनाज उपजा लेते हैं तो उसका खरीदार नहीं मिलता है, और जब खरीदार नहीं मिलता तो महाजन कहता है कि हमारा कर्जा वापस करो, और जब कर्जा वापस नहीं कर पाते हमारे बाप चाचा तो वो पेड़ पे जाकर के फांसी लगा लेते हैं। और हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास रास्ता बचता है कि हम किसानी छोड़ करके, हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर एक गीत कहा करते थे, सैया गेले कलकतवा ए सजनी। हम अपनी खेती पथारी छोड़ करके शहर की ठोकर जाकर के खाते हैं, और हम में से जो थोड़ा शरीर में ठीक ठाक हो, दौड़ता खेलता कूदता हो, वो सीमा पे जाकर के गोली खाता है। कैसी व्यवस्था आपने बनाई है? बाप मरेगा खेत में, बेटा मरेगा बॉर्डर पे। बहुत बढ़िया। और आप एसी में बैठ करके राजनीति कीजिए। समझ लीजिए कि ये बात हम समझने लगे हैं। गोल गोल हमको घुमाना बंद कीजिए। हम जानते हैं कि नंदीग्राम सिंगूर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसका क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, और हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि हम किसान अपनी जमीन देना चाहते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हैं। आप गलत तरीके से किसान को उद्योगपतियों के साथ पिट मत कीजिए। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि हमारी जमीन ले लोगे तो हमको बदले में क्या दोगे? तुम्हारा जो विकास का आईना है उसमें हमारी गरीब की सूरत दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या सवाल उठाया हमने? एक किसान होने के नाते हमारा सवाल यह है कि आपके पास यदि आपकी कलम है तो आपकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती है। हमारे पास अगर हमारी जमीन है तो उसे भी हमारी अनुमति के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा सवाल है कि आप जमीन लीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसानी से पेट भरने वाला नहीं है तो कुछ और भी होना चाहिए। हमारी जमीन लीजिए, लेकिन हमको भी उसमें हिस्सा दीजिए। हमारा बाप कब तक उस फैक्ट्री के गेट पे दरवानी करता रहेगा? हमको भी जरा शेयर होल्डर बनाइए, ताकि हमारा बाप हमको एमबीए करके हमको टाई लगा करके नौकरी करने के लिए भेज दे। गलत बात मत कीजिए। विकास के खिलाफ नहीं है, और गलत बात करके गलत आदमी को क्रेडिट देना बंद कीजिए। अगला सवाल पूछा कि उस आंदोलन से निकल करके ममता दीदी इस राज्य की सत्ता पे काबिज हुई। हमने कहा यह बहुत खुशी की बात है कि जब कोई महिला
हिंदुस्तान के समाज में मुख्यमंत्री बनती है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन कलकत्ता आकर के हमने बहुत सारा होर्डिंग देखा दीदी का, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। इंतजार कर रहे हैं कि बंगाल की जनता कब मुस्कुराएगी, और उस दिन का हमको आज भी इंतजार है। और हमारी राजनीति में बार बार कहता हूं और इस दावे के साथ कहता हूं कि महज किसी को गाली देने की राजनीति नहीं है, महज किसी की निंदा करके अपना पाला छुड़ा देने की राजनीति नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कुछ बात कहना चाहता हूं, और जिम्मेवारी यह है कि आज भी हमारा संविधान, उसकी प्रस्तावना जो कहती है वो जमीन पे नहीं उतरा है। वो सवाल है समानता का। बताइए कि समाज के अंदर सोशल जस्टिस आया है? बताइए कि समाज के अंदर जेंडर जस्टिस आया है? बताइए कि सच में इस देश को हम सेकुलर बना पाए हैं? बताइए कि सबकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है? ये सवाल आज भी हमारे सामने है, और इस सवाल को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो यह बात साफ साफ समझ में आती है कि जो तय था वो भी हम नहीं ले पाए। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बमुश्किल, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं, बमुश्किल लड़के हमने आजादी हासिल की साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज्य से, लेकिन वो आजादी भी आज छीनने को तैयार है। बमुश्किल हमारे पास एक बेहतर संविधान है, उसके अंदर एक बेहतर सोच है, लेकिन उस बेहतर सोच को हम आज तक समाज में लागू नहीं करा पाए हैं। और हमारी जो लड़ाई है, असली लाल, नकली लाल, गाढ़ा लाल, हल्का लाल, इस लाल के चक्कर में हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि असली दुश्मन कौन है। कोई मुझे बताएगा? ये सवाल मैं बंगाल में खड़ा होकर के पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के अंदर पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक विपक्ष के तौर पे खड़ी थी। किसने इस विपक्ष की ताकत को कमजोर किया? और सवाल क्या था? सवाल यह था कि कांग्रेस जो है वो इंपीरियलिज्म का एजेंट है। बहुत बढ़िया बात है, अलायंस कर लिए। अब किसका एजेंट है जरा बता दीजिए मुझे। ये एक आइडियोलॉजिकल सवाल है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इस आइडियोलॉजिकल सवाल को अगर हम उठाने के लिए तैयार हैं, अपना क्रिटिसिज्म मानने के लिए हम तैयार हैं, तो मैं कह देता हूं हिंदुस्तान की जनता हमसे ज्यादा समझदार है और वो समझदारी भरा निर्णय जरूर लेगी, और हम ईमानदारी से लड़ने को तैयार हैं। हमारे साथ वो जरूर लामबंद होगी, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। झंडा महत्वपूर्ण नहीं होता, बैनर भी महत्वपूर्ण नहीं होता। हमेशा विचार, विचारधारा और राजनीतिक मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम जनता के सवाल को पूरी संजीदगी से उठाने के लिए तैयार हैं, जनता भी अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। यही हमारी आलोचना है, और इस आलोचना को स्वीकार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मुश्किल परिस्थिति पैदा हुई है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि ट्रंप खड़ा होकर के कहते हैं कि जब मैं जीत कर आऊंगा तो मुसलमानों को अमेरिका से भगा दूंगा। आप बताइए मोदी में और ट्रंप में क्या फर्क है? यही फर्क है ना कि ट्रंप थोड़ा ज्यादा मोटा है और अंग्रेजी में बोलता है, और मोदी जी थोड़ा कम मोटे हैं और हिंदी में बोलते हैं। आइडियोलॉजी दोनों की एक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या शिफ्ट आया है हमारी विदेश नीति में? कहां कहते थे हमारा नाम तुम्हारा नाम, वियतनाम वियतनाम, और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और वियतनाम वार में जो अमेरिकी सैनिक मारे गए उनको फूल चढ़ा करके आते हैं। बताइए कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होता था भारत, और आज इजराइल के पक्ष में जाकर के खड़ा हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि मोदी जी इजराइल के गोद में जाकर के बैठने को तैयार हैं। भारत दुनिया के अंदर कमजोर देशों का प्रतिनिधि हुआ करता था, आजकल मजबूत देशों का चमचा बनने को तैयार है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर मोदी का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, तो यह मत समझिएगा
कि आप सिर्फ हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध को होने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। खतरा क्या है? खतरा यह है कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के अंदर जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, जिसमें पूंजी कैपिटल प्रोडक्शन के लिए नहीं जाता है, सट्टा बाजार में बैठ करके लोग सट्टा खेलते हैं। ऐसा होता है जैसा कभी लॉटरी हुआ करता था, पैसा गया नहीं बाजार में, किसान को लोन मिला नहीं, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कॉलेज खुला नहीं, नई फैक्ट्री खुली नहीं, लेकिन सरप्लस हो रहा है, कैपिटल बन रहा है। जब ऐसे कैपिटल बनाएंगे तब कभी रोजगार पैदा नहीं होगा। क्या कहते थे मोदी जी? मोदी जी कहते थे चुनाव के दौरान 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार आप ही का डेटा है, 1 साल में आपने 1,35,000,000 रोजगार पैदा किया। कैसे रोजगार पैदा करेंगे जब आप पैसे को सट्टा बाजार में लगाएंगे, किसानों को नहीं देंगे, मजदूरों को नहीं देंगे, विद्यार्थियों को नहीं देंगे, नौजवानों को नहीं देंगे, तो रोजगार कैसे पैदा होगा? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या है? कि आपको आपस में लड़ा दिया जाए। जो शोषित लोग हैं उनको जात के नाम पे लड़ा दो, उनको धर्म के नाम पे लड़ा दो, उनको क्षेत्र के नाम पे लड़ा दो, और कुछ ना चले तो गाय और लव जिहाद के नाम पे लड़ा दो। इस देश के अंदर बहुत बखूबी की जा रही है, लेकिन हमारा सवाल क्या है? हम इस देश के 65% नौजवान, हमारे सामने क्या सवाल है? हमारे सामने सवाल यह है कि हमने जितनी पढ़ाई की है, जैसी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के हिसाब से हमको नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारा बुनियादी हक है। और शिक्षा का सवाल, शिक्षा का सवाल क्या है? शिक्षा का सवाल तो ऐसा है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बढ़िया गाड़ी खरीदेगा। अगर आपके पास पैसा है बहुत ज्यादा तो आप मर्सिडीज पे चढ़िए, कम पैसा है तो सेंट्रो खरीद लीजिए, और उससे भी कम है तो ट्राम पे धक्का खाइए। यही हो रहा है ना। अगर शिक्षा ऐसी होगी तो समाज में समानता कहां से आएगी? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। एक ही देश के अंदर एक स्कूल ऐसा होगा जिसमें आपको और हमको घुसने में डर लग जाए। इतना चकाचक शीशा, बाहर एक राइफल वाला गन लेकर के एक दरवान खड़ा होगा, और जब जाएंगे आप अंदर तो प्रिंसिपल पूछेगा कि साहब बताइए पढ़े लिखे कितना है। ऐसा लगेगा कि आपका बच्चा एडमिशन नहीं लेने वाला है, आप ही का एडमिशन लिया जाएगा उस स्कूल में। और फीस उसकी ऐसी कि आपकी पूरी कमाई उसमें चली जाए। किसके नाम पर? हॉर्स राइडिंग के नाम पर, स्विमिंग के नाम पर। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान का गांव घूम करके देख लो, वहां का बच्चा बिना स्विमिंग सीखे ही स्विमिंग करने लगता है। मैं बिहार से आता हूं, आधा बिहार डूबा हुआ है, और वहां की परिस्थिति बच्चा को स्विमिंग करने के लिए सिखा देता है। और घास लाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं होता है, तो घोड़ा पर ही लाद करके लोग घास लाते हैं, तो हॉर्स राइडिंग अपने आप आ जाता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि चकाचौंध दिखा करके आपकी गाढ़ी कमाई आपके पॉकेट से खींच लिया जाएगा। पहले सुविधाओं के नाम पे लिया गया पैसा आपसे। क्या कहा गया कि देखिए ट्राम ठीक से काम नहीं करता, सरकारी बस का लेफ्ट गवर्नमेंट ने किराया नहीं बढ़ाया, इसीलिए उसके सीट में खटमल पाया जाता है, इसीलिए आप लोन लेकर के प्राइवेट कार खरीद लीजिए। साहब कार तो खरीद लेंगे, चलाएंगे कहां? अपने सर पर। मैं देख रहा हूं, मैं कलकत्ता में घूम रहा था, मैं दिल्ली के ट्रैफिक से परेशान था, कलकत्ता आकर के राहत महसूस हुई कि दुनिया में और भी मुश्किल जगह है। आप पॉलिसी पर कभी भी बात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? इसको बेच लो, उसको खरीद लो, ये नया है, वो पुराना है। ऐसा लगता है जिंदगी नहीं OLX बन गया है। अब मुझे बताइए आप कि अगर सड़कें चौड़ी नहीं होगी, अगर लोगों की सुविधाओं के ऊपर सरकार खर्च नहीं करेगी, तो लोन लेकर के कितनी जिंदगी चलाएंगे? पैदा लिया, लोन लेकर के बाबूजी ने हॉस्पिटल में इलाज कराया, क्योंकि इलाज अब सरकारी नहीं होता है।
बड़ा हुआ थोड़ा सा तो लोन लेकर के पढ़ाया, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो लोन लेकर के इंजीनियर बना, और इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिली तो फिर लोन लिया और एमबीए जाकर के किया, और एमबीए करते करते एमबीए का भी मार्केट वैल्यू घट गया, तो आजकल सेल्समैन का जॉब कर रहे हैं। यही हालत है ना देश की, कि लोन पे आपकी जिंदगी चल रही है। मतलब इंसान पैदा होने से पहले ही डिफॉल्टर बन जाता है। इस देश के अंदर आपको वोटिंग राइट से पहले ही कर्जदार बना दिया जाता है। कैसी इकोनॉमी, कैसा अर्थव्यवस्था, किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल पे हमारा देश चल रहा है। अब बताइए, शिक्षा खुद से ग्रहण करें, स्वास्थ्य खुद से ग्रहण करें। आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे मोदी जी कहते हैं कि झाड़ू भी खुद ही लगाइए। अब बताइए, शिक्षा खुद से, स्वास्थ्य खुद से, कार लोन लेकर के खुद खरीदें, तो प्रधानमंत्री भी हम लोग खुद ही नहीं बन जाएं? क्या जरूरी है वोट देने की? आखिर सरकार है किस लिए? सरकार ढोल बजाने के लिए है, सूट पहनने के लिए है, जुमलेबाजी करने के लिए है, कि सरकार क्या करने के लिए है? यह बात हमको तय करनी पड़ेगी। और अगर यह बात हम तय करने के लिए तैयार नहीं हैं, पूरी उम्मीद है कि हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र इस देश में नहीं रहेगा तो मैं कह देना चाहता हूं, ये देश इतना डाइवर्स है, बंगाल के अंदर ही अलग अलग बंगाली बोली जाती है, अलग अलग बांग्ला भाषा है। बिहार से जो सटा हुआ उस पर थोड़ा बिहारी का प्रभाव होता है, उधर आसाम से जो सटा हुआ उस पर एसमिस का प्रभाव होता है। इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या इस देश के अंदर एक राष्ट्र, एक नेता और एक दल की पॉलिसी चल सकती है? कभी नहीं चल सकती है, कतई नहीं चल सकती है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और लोकतंत्र के पक्ष में अगर हम खड़े होते हैं तो हमको आरएसएस के खिलाफ बोलने के लिए जरूरी है, और आरएसएस के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तब तो सेडिशन में जेल जाना भी जरूरी है। इसीलिए जब इनके ट्रोलर ट्विटर और फेसबुक पे गाली देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर सेडिशन ना लगाएं, आपको जेल ना डालें, आपके ऊपर गोली ना चलाएं, आपके ऊपर जूता ना फेंकें, तो आप समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और एक और आलोचना मैं करना चाहता हूं कि आजकल हमारे लेफ्ट के नेताओं पे जूता नहीं फेंका जा रहा है। लेफ्ट के नेताओं पे जूता फेंका जाना जरूरी है, तभी यह माना जाएगा कि वो मैदान में लड़ रहे हैं। यह बात बहुत जरूरी है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर को, कि मंच पे खड़ा होकर के भाषण देकर के ताली ले लेना आसान होता है, और जब क्लास में बिठा करके क्लास ली जाएगी तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग भी वो कहावत सुने होंगे कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। ये आजादी की जो लड़ाई है वो सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, अंदर के लिए भी है। अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है, और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि ये लड़ाई मानवता को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के बारे में कभी भी हमको शुद्धतावाद का शिकार नहीं होना है, क्योंकि शुद्धतावाद ने हमारे पूरे के पूरे आंदोलन को चौपट कर दिया। कई बार तो ऐसा लगता है कि मार्क्स भगवान हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिस है वो मंदिर है, और सेक्रेटरी जो हैं वो पुजारी हैं। वो जिसको टीका लगाएंगे वो लेफ्ट होगा, और जिसको टीका नहीं लगाएंगे वो लेफ्ट नहीं होगा। इस तरह के शुद्धतावाद से हमको बचने की जरूरत है। ये हम और आप तय नहीं करेंगे कि कौन लेफ्ट है, यह इस देश की जनता तय करेगी कि कौन लेफ्ट है। और हमको लगता है कि जो लोग यथास्थितिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो इकोलॉजी को बचाने के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों को अधिकार दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए लड़ रहे हों,
चाहे वो दलितों के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हों, किसानों या मजदूरों के लिए लड़ रहे हों, विद्यार्थियों या नौजवानों के लिए लड़ रहे हों, वो सब लेफ्ट हैं। अगर इस लेफ्ट की यूनिटी बनती है तो हम राइट को जरूर हरा सकते हैं। ये हमारा विश्वास है, बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसीलिए जब हमने जेएनयू में जय भीम लाल सलाम के नारे को बुलंद किया है तो इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण यह है कि अलायंस चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए, अलायंस समाज को बचाने के लिए होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए अलायंस तो बसपा और बीजेपी में भी हुआ था, अलायंस जीतने के लिए चुनाव तो पीडीपी और बीजेपी में भी हुआ है, अलायंस जीतने के लिए तो बीजेपी और अकाली के बीच भी अलायंस हुआ है। कितना मुश्किल है। अफजल गुरु को जो पार्टी अपना आदर्श मानती है उसके साथ तथाकथित कोट एंड कोट राष्ट्रवादी लोग गोदी में बैठ करके सरकार बना लिए हैं। खालिस्तान के आंदोलन का जो समर्थन किए थे, देश को तोड़ने की जिन्होंने बात की थी, अकालियों के साथ पंजाब में बैठ करके सरकार बना लिए और दूसरे से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। सावरकर के चेलों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों, आओ हमारे सामने जरा बैठ करके डेमोक्रेटिक तरीके से डिबेट कर लेते हैं। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करते हैं, 1936 में बना, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ा और आज भी समानता और न्याय के लिए लड़ रहा है। देश के अंदर जो तुम्हारा गद्दारी का इतिहास है वो हम अच्छे से जानते हैं। हम 1936 में बने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में बना। आजादी के आंदोलन के बाद बताइए, आजादी के आंदोलन का विरासत किसके पक्ष में जाता है? एआईएसएफ के पक्ष में जाता है कि एबीवीपी के पक्ष में जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये लोग, इनका इतिहास क्या है? जब संविधान लिखा गया तो बोले कि संविधान नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना है, जहां ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, दलित दलित रहे और महिलाओं को कोई हक और अधिकार नहीं दिया जाए। इसीलिए हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मनुस्मृति है, हम संविधान को नहीं मानेंगे। एक बात और उन्होंने बोला, कास्टिस्ट होते हैं अंदर से। कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं संविधान, एक अछूत ने लिखा है संविधान, इसलिए हम संविधान को नहीं मानेंगे। आजकल जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तिरंगा झंडा लेकर के रोड पे निकल जाइए, 2 मिनट में आप राष्ट्रवादी बन जाएंगे। तो इन राष्ट्रवादियों से हम पूछना चाहते हैं, जब झंडा समिति ने ट्राई कलर को अपना नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया था, तब पूरे देश में घूम घूम करके आरएसएस ने उसकी होली क्यों जलाई थी? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ये देश के गद्दार हैं। गांधी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन ये लोग गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं और राम से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। असल में ये नाथू राम का मंदिर बनाने वाले लोग हैं। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। एक सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं और इसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। पता चला है कि बंगाल में भी 17% वोट लेकर के आए हैं। अगली बार अगर ये आपके दरवाजे पे आए तो इनको बिठाइएगा, पानी भी पिलाइएगा और पूछिएगा कि राम का मंदिर कहां बना रहे हो और कब बना रहे हो। तो कहेगा कि बाबरी मस्जिद में बना रहे हैं। आप में से जो हिंदू होगा उसको कहिएगा कि हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म की फिलॉसफी पढ़े हैं। हिंदू धर्म तो कहता है कि कण कण में राम बसते हैं। तो जब कण कण में राम बसते हैं तो कहीं भी मंदिर बना लो, मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको राम का मंदिर नहीं, राम के नाम पे वोट चाहिए, इसीलिए बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना चाहते हैं। और एक बात, ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होगा? हिंदूवादी जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है? ब्राह्मण के लड़के को अगर किसी दलित की लड़की से प्रेम हो गया तो वो शादी नहीं कर सकता है, और किसी दलित के लड़के को ब्राह्मण की लड़की से प्रेम हो गया तो वो भी शादी नहीं कर सकता है। शादी तो बहुत दूर की बात है, साथ में खाना भी नहीं खा सकता है। इस तरह के समाज में
जहां असमानता और गैर बराबरी को धार्मिक आधार पर सही साबित किया गया हो, अगर वैसा राष्ट्र बन जाए तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर भाजपा शासन में रहेगी तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और दलित दलित रहेगा, तो बताइए हमारे संविधान का क्या होगा? जिस संविधान में कहा गया हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, उस संविधान का क्या? दरअसल उस संविधान को कचरे में फेंक दिया जाएगा और मनुस्मृति को संविधान बना लिया जाएगा। तो आज जेएनयू के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई है वो देश बनाम देश की लड़ाई नहीं है, देशभक्ति बनाम देशद्रोही की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई मनुवाद बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान बनाम संघवाद की लड़ाई है। और आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर खड़े हैं। और ये बार बार साजिश कर रहे हैं बहुत चालाकी से, इनके मुंह में ये बार बार लोकतंत्र जपते हैं, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में हिटलर बसता है। स्वदेशी कहते थे ये कि हम स्वदेशी लेकर के आएंगे। साहब, इनको एक यूनिफॉर्म स्वदेशी नहीं मिला, ये क्या खाक स्वदेशी लेकर के आएंगे? इन्होंने जो ड्रेस की कॉपी की है वो कहां से कॉपी किया है? मुसोलिनी का टोपी चुरा लिया, हाफ फुल पेंट को काट करके हाफ पेंट कर लिया और सफेद शर्ट पहन करके स्वयं के सेवक बन गए। ये जो स्वयं के सेवक बन करके घूम रहे हैं देश के अंदर, इनको क्या लगता है कि इतिहास किसी को मालूम नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जिनको इतिहास की समझदारी नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते। और इत्तेफाक से मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, उनका मार्कशीट पब्लिक हो चुका है। दोस्तों, इनका इतिहास हमको पता है और उस इतिहास को हम सिर्फ हॉल मीटिंग करके, भाषण दे करके जनता के बीच में नहीं ले जा सकते हैं। उस इतिहास को हमको घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। यहां फिर मैं एक बार लेफ्ट की आलोचना करना चाहता हूं। शिक्षा को जिस तरीके से हमने नजरअंदाज किया, ये बहुत घातक है। क्या किया इन्होंने? इनको नाम से कोई मतलब नहीं है, इनको झंडा और बैनर से कोई मतलब नहीं है। 630 संगठन इनका समाज के अंदर काम करता है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि आरएसएस कहां है, दिखता कैसा है, आपको नजर नहीं आएगा। ये चुपचाप जनता के बीच शांतिपूर्वक अपना काम करते रहते हैं और समाज में जहर फैलाते रहते हैं। इनका एक स्कूल चलता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जहां पे ये लोग सुबह सुबह हवन कराते हैं और कहते हैं कि संसार को भगवान ने रचा है। कौन रचा है, नहीं रचा है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन विज्ञान में अगर ये सवाल पूछा जाए कि हवाई जहाज कौन बनाया, तो क्या विद्यार्थी को लिख देना चाहिए कि भगवान ने बनाया? अगर विद्यार्थी लिख देगा भगवान ने बनाया तो वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है समाज का अंदर, ये विज्ञान का इस्तेमाल करके अंधविश्वास को फैलाते हैं। आप सब लोग एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते होंगे और बराबर आपको शुभकामना मैसेज आता होगा और कहता होगा कि वैष्णो देवी की इस मूर्ति को 100 आदमी के पास भेज दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 100 आदमी के पास भेज देते हैं, ऐसा करा दो कि हमारा मोबाइल का बिल माफ हो जाए, तब हम समझेंगे। असली मसला क्या है? मसला यह है कि शिक्षा को कब्जा करके, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चला करके बच्चों के दिमाग के अंदर जहर भरते हैं। और बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसके लिए जगह जगह ये कमल क्लब खोलते हैं और उस कमल क्लब में बिठा करके ये समझाते हैं कि इस देश की दुर्दशा इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि मुसलमान गद्दार हैं। बहुत बढ़िया, मुझे कोई बताएगा कि इस देश के अंदर पहला असैसिनेशन महात्मा गांधी का एक हिंदू नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया, गद्दार मुसलमान कैसे है, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इस देश के अंदर सबसे पहला बम ब्लास्ट खालिस्तानियों के द्वारा किया गया, एक सिख के द्वारा किया गया, मुसलमान गद्दार कैसे, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश रची जा रही है। मैं किसी भी धर्म के फंडामेंटलिज्म का सपोर्ट नहीं करता हूं। मुझे मालूम है कि कुछ लोग जहां मेजोरिटी में हैं वहां उनको शरिया चाहिए और जहां माइनॉरिटी में हैं वहां उनको डेमोक्रेसी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी चाहिए तो हर जगह डेमोक्रेसी के पक्ष में होइए। अरब में आपको शरिया चाहिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चाहिए, ये नहीं चलेगा। हम डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ हैं। लोकतंत्र जरूरी है, लोकतंत्र के पक्ष में हमको खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े नहीं होंगे
तब तक हम उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के हक हुक के लिए नहीं लड़ सकेंगे जिनको हजारों साल से वंचित रखा गया है। इसीलिए दोस्तों, सेल्फ क्रिटिकल होते हुए, एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते हुए हमको आरएसएस को एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आरएसएस के खिलाफ उसको एक्सपोज करने के लिए चले हैं तो हमको एक प्रिंसिपल पोजीशन लेकर के आगे चलना पड़ेगा। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि लोग पॉलिसी पे चर्चा करना छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा। एफडीआई का मात्र 15% उत्पादन में जाता है, बाकी 85% जो है वो सट्टा बाजार में लोग बैठ करके खेलते हैं। इस पे हमको सवाल उठाना पड़ेगा, हमको सवाल उठाना पड़ेगा। सब बात तो ठीक है, मंदिर भी बना लीजिएगा, लव जिहाद भी रोक दीजिएगा, आपको 4 बच्चे पे भी जो बोलना है बोल लीजिए, गाय गोबर सब कुछ कर लीजिए। ये बताइए कि काला धन कब वापस आएगा? ये बताइए कि 15 लाख रुपया हमारे खाते में कब आएगा? ये जो नॉन रियल इशू को रियल इशू के साथ लड़ाया जाता है, उस पर हमको एक बेबाक तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। चुनाव जीत कर आए महंगाई खत्म करने के नाम पर और बेचने लगे लव जिहाद। चुनाव जीत कर आए काला धन वापस लाने के नाम पर और बचाने लगे गाय माता को। और मोदी जी कितने साजिश तरीके से, साजिशन और नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं। आकर के बोले दलितों को मत मारिए, मुझे मार दीजिए। अरे भाई साहब, 56 इंच का सीना आपके पास है, लाखों का सूट पहनते हैं आप, दुनिया में घूम घूम करके जो है आप फ्लाइट मोड पे रह करके भारत भ्रमण कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपको कोई गोली क्यों मारते हैं? देश के अंदर जमहूरियत है, लोकतंत्र है, कोई किसी को क्यों गोली मारते हैं? असली मसला क्या था? असली मसला यह था कि एकल हिंदू का जो इनका एजेंडा है कि दलित भाई, आप दलित तो हैं लेकिन आप अभी हमारे साथ आ जाइए क्योंकि अभी मुसलमानों से लड़ना है। बहुत बढ़िया साजिश रचा है। और कहीं कहीं दिल्ली के अंदर मैं आपको बता देता हूं, त्रिलोकपुरी का जब दंगा हुआ तो दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इसीलिए आज ये सवाल है कि हम इकोनॉमी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, हम अपने शिक्षा की बात करेंगे, हम अपने रोजगार की बात करेंगे, जो समाज के अंदर गैर बराबरी है हम उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। और उसके शिकार जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके बीच में एक यूनिटी बनाने का प्रयास करेंगे, एक एक्सप्रेस यूनिटी की कोशिश करेंगे। और ये हिंदू राष्ट्र का जो इनका नाटक है उसको एक्सपोज करेंगे। ये कहते हैं कि इस देश में 80% हिंदू है, बहुत बढ़िया बात है। आप बताइए कि अगर इस देश के अंदर 80% हिंदू है तो उस 80% हिंदू में कितना प्रतिशत गरीब है, जरा इसका भी डेटा निकाल लीजिए। इसका मतलब यह है कि इस देश के 80% जो गरीब जनता है उसमें 80% हिंदू है। यह भी बात आपको समझना पड़ेगा। और मोदी जी, आप तो चाय बेचते थे, आप कहते हैं कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है, तो क्या ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि आगे आने वाले समय में कोई भी चाय बेचने वाला का बेटा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, ऐसी पॉलिसी बनाया जाए? मोदी जी, आप कहते हैं कि मेरी माँ दूसरे के घर में जाकर के बर्तन मांजती थी। अगर आपकी माँ दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजती थी तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उसका बेटा, उसको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके और उसको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिल सके, और जब वो पढ़ाई कर ले तो उसकी योग्यता के हिसाब से उसको अच्छा रोजगार दिया जा सके? ये सवाल इनके लिए जरूरी नहीं है। इनके लिए जरूरी क्या है कि रिलायंस इनके पीठ पे हाथ रखेगा और ये अपना बड़ा सा थोबरा लेकर के जियो इंडिया का प्रचार करने लगेगा। अरे मोदी जी, कब तक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेंगे और कब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे? वो सुबह कभी तो आएगी जहां आपका सच लोगों के सामने आएगा। कब तक हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते रहेंगे? कब तक दलितों को मुसलमानों से भिड़ाते रहेंगे? कब तक एक दलित को ये कहते रहेंगे कि अपर कास्ट तुम्हारा दुश्मन है? अपर कास्ट के अंदर भी जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो दलितों के साथ जाकर के खड़े हो जाएंगे और बोलेगा कि हम अपर कास्ट नहीं हैं, ये भी भूख से मर रहा है, हम भी भूख से मर रहे हैं, दोनों मिल करके रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। साहब, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर संघर्ष की एक विरासत है। उस विरासत को हमको जिंदा करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि बंगाल को, इस धरती को, इस विरासत की जिम्मेवारी को बढ़ चढ़ करके उठाना पड़ेगा। देश जब गुलाम था तो आप लोगों ने दुनिया को पुनर्जागरण का संदेश दिया। और मैं जेएनयू से आता हूं, मैं आपको बार बार इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर
अगर पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं होता, अगर मॉडर्निटी का ट्रेडिशन नहीं होता, तो जेएनयू नहीं होता। जेएनयू को जेएनयू बनाने में बंगाल का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आज बतौर प्रेसिडेंट अपना आखिरी स्पीच रखते हुए आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि बेशक लेफ्ट के प्रति क्रिटिकल रहिए, लेकिन याद रखिएगा कि लेफ्ट का मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता नहीं होते हैं। अगर लेफ्ट नहीं रहेगा बंगाल में, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर लेफ्ट नहीं रहेगा बंगाल में, तो ना बंगाल बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा, ना दुनिया बचेगी। ये बात आप जान लीजिए। आप बोलिए, आप अपने नेताओं के खिलाफ बोलिए, उनकी आलोचना कीजिए, पार्टी ऑफिस में बैठ करके कीजिए, पार्टी ऑफिस के बाहर बैठ करके कीजिए, लेकिन लेफ्ट को हर हाल में आपको बचाना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आपको कंधे पे उठाना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई देश के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई देश के अंदर बेहतरी के लिए है। इसीलिए हमने बार बार कहा कि देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए। और एक आजकल हंसी ठिठोली बहुत करता है, एक अभिनेता है, अभिनेता कम चापलूसी आजकल ज्यादा करता है। वो बोला कि एक लड़का है, कहता है कि देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए। देश को हमको अपने घर की तरह समझना चाहिए। क्या आप घर में कहेंगे कि हमको घर से नहीं, घर में आजादी चाहिए? बुर्बक हैं क्या जी? आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कीजिए, पॉलिटिक्स काय करने लगे हैं? पॉलिटिक्स करने का मन है तो खुले तौर पे आइए, मैदान में उतर जाइए। और हम आपको कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। आपके लिए डर के आगे जीत हो सकती है, 56 इंच से आप डर गए हैं। हमारे लिए संघर्ष के आगे जीत होती है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। और आप जो कहते हैं कि घर में आजादी चाहिए, हाँ चाहिए, घर में आजादी, पहनने ओढ़ने की आजादी चाहिए, बाप और खाप से आजादी चाहिए महिलाओं को। लड़का निकलेगा रात को 12 बजे तो उसको कुछ नहीं होगा, लड़की निकलेगी तो उसको कुछ हो जाएगा। मतलब हम छोटा कपड़ा पहने तो हम दोषी, और तुम्हारे आंख में जो शरारत है पेट्रियार्की की, तुम नहीं हो दोषी। वाह वाह, क्या जमाना आया है। हम लोग एक जो है लाइन बोलते हैं, इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे। मतलब बलात्कार करे कोई और आप कहें कि लड़की रात को 12 बजे निकली क्यों? चाहिए घर में आजादी, बाप से आजादी चाहिए, खाने पीने की आजादी चाहिए, पहनने ओढ़ने की आजादी चाहिए, अपना साथी चुनने की आजादी चाहिए। चाहिए घर में आजादी, इसीलिए देश में भी आजादी चाहिए, समाज में भी आजादी चाहिए। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस आजादी की आवाज को बुलंद कीजिए, विचारधारा की लड़ाई को लेकर के लड़िए, चेहरे की राजनीति को बंद कीजिए, राजनीति के अंदर व्यक्तिवाद को खारिज कीजिए, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, उनके इस पॉलिसी को आप खत्म कीजिए और कहिए कि हमारा संविधान हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, हम स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ेंगे, एक बेहतर भारत बनाएंगे, एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। तो आप लगाइए हमारे साथ नारा, हम क्या चाहते? अरे जोर से बोलो, अरे गरीबी से, अरे भुखमरी से, तो जातिवाद से, तो कम्युनिवाद से, तो पूंजीवाद से, सामंतवाद से, अरे छुआछूत से, तो जोर से बोलो, अरे मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे बोल रे बहना, अरे बोल रे भैया, मजदूर भी बोले,
बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।